हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी। तो आरसीसी के अंदर अभी तक हम कर चुके हैं वन वे स्लैब। वन वे स्लैब के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्या वन वे स्लैब होती है, बेसिकली क्राइटेरिया क्या है उसका, वन वे स्लैब बोलने का, डिजाइनिंग कंडीशंस क्या हैं, वो सब हम देख चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है टू वे स्लैब्स। तो टू वे स्लैब्स जो है हमारी वन वे स्लैब से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ज़्यादा डिफरेंट का मतलब जो कंडीशन है बेसिकली डिफाइन करने की, वो वन वे स्लैब जैसी ही है। सपोज इसके अंदर हमारा बस एक जो रिकमेंडेशन है, दो चीजें इसके अंदर फिक्स है, बेसिकली एक नहीं दो चीजें ऐसी हैं जो फिक्स हैं। अगर वो दो कंडीशंस मिल जाती हैं तो वो टू वे स्लैब हो जाएगी। वन वे स्लैब में ऐसा नहीं था। उसमें सपोर्ट्स हमारी दो शॉर्टर स्पैन पे, लॉन्गर स्पैन पे, दो अपोजिट साइड्स पे जो सपोर्ट्स थी कॉर्नर्स पे, तो वो आपकी अलग अलग हो सकती थी। दो सपोर्ट वाली को भी मैं वन वे स्लैब बोलता था। अगर चारों साइड्स आपकी सपोर्टेड है तो उसको भी वन वे स्लैब कह सकता था। अलग अलग कंडीशंस थी। बट टू वे स्लैब में क्या होगा, टू वे स्लैब की कंडीशन ये है कि ये आपकी चारों साइड से सपोर्टेड होनी चाहिए। ऑल फोर कॉर्नर्स और ऑल फोर एजेस शुड बी सपोर्टेड। ठीक है, चारों तरफ आपकी जो स्लैब है वो सपोर्टेड होनी चाहिए। चारों तरफ सपोर्टेड हो गई, बट उसके बाद भी एक कंडीशन और आएगी। क्यों? क्योंकि चारों साइड सपोर्टेड को भी मैं वन वे स्लैब कह सकता हूं, बट आपकी जो डिफरेंशिएटिंग स्टेटमेंट आएगी, दोनों को जो अलग करेगी, वो क्या है? आपकी स्पैन रेशो एल वाई अपॉन एल एक्स। जो एल वाई अपॉन एल एक्स की जो रेशो है वो आपकी डिफरेंशिएट करती है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को। अगर सारे कॉर्नर, सारी साइड्स मेरी क्या है? सपोर्टेड है। तो टू वे स्लैब की जो रिकमेंडेड जो मस्ट कंडीशंस है, जो होनी ही होनी चाहिए, क्या है? एक तो चारों साइड्स पे सपोर्टेड होनी चाहिए आपकी। दूसरी एल वाई अपॉन एल एक्स की रेशो 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए। तो ये आपका सीधा सीधा क्राइटेरिया है टू वे स्लैब को समझने का, कि टू वे स्लैब मैं किसको बोलता हूं। अब वन वे और टू वे का मतलब क्या है? बेसिकली देखो, नाम से हमें पता है वन वे ये है, टू वे ये है, बट आपको पता होना चाहिए कि नेमिंग इनकी वन वे और टू वे क्यों की गई है। देखो, वन वे में जनरली हम जो डिजाइन करते हैं वो एक साइड के ही मूवमेंट को या एक साइड की ही बेंडिंग को लेकर डिजाइन करते हैं। जब मैंने वन वे स्लैब डिजाइन करी थी तो मैंने शॉर्टर स्पैन को मेन स्पैन मानकर डिजाइन कर लिया था। ठीक है, शॉर्टर स्पैन को मैंने मेन स्पैन मान लिया था। क्यों? क्योंकि जो बड़ा स्पैन था उसके अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा आती थी, बट मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। किसकी वजह से? जो छोटी स्पैन में आपकी बेंडिंग आनी थी या डिफ्लेक्शन आनी थी। तो छोटे स्पैन की मैक्सिमम बेंडिंग या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो थी वो मैंने क्या कर दी, वहां पर वो फ्री अलाउ कर दी। मतलब उतनी मैक्सिमम वो बेंड कर सकती है आपकी स्लैब जितनी शॉर्टर स्पैन की डिफ्लेक्शन पॉसिबल है मैक्सिमम। बड़े स्पैन की तो ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाती, बट उतनी हमारा शॉर्टर स्पैन नहीं बर्दाश्त कर सकता था, उसमें वो फेल कर जाता। इसलिए मैंने क्या किया, शॉर्टर स्पैन को सेव कर दिया, लॉन्गर स्पैन ऑटोमेटिकली सेफ हो गया। तो वहां पर मैं जो लेके चलता हूं कैलकुलेशन पार्ट में, वो ये मान के चलता हूं कि जो मेरा मूवमेंट है या मेरी बेंडिंग है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर रही है। शॉर्टर स्पैन को ही मैं मेन स्पैन मान के सारी डिजाइनिंग कर देता हूं। लोड का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मान लेता हूं कि जो शॉर्टर स्पैन है उसी के ऊपर मेरा सारा का सारा लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट है, उसी की वजह से शॉर्टर स्पैन में डिफ्लेक्शन आती है। ये चीज क्लियर सबको? मूवमेंट और लोड्स जो है वो मैं वहां पर एक ही डायरेक्शन में मान के चलता हूं, तो इसीलिए वहां पर हम उसको वन वे स्लैब कहते हैं। एक ही साइड पर मैं सारी डिफ्लेक्शन और सारी वैल्यूज जो है वो कंसीडर करके चलता हूं, इसीलिए उसको वन वे स्लैब कहा जाता है। ये चीज क्लियर? अब टू वे स्लैब में क्या होगा? टू वे स्लैब के अंदर रेशो जो है आपकी एल वाई अपॉन एल एक्स की, वो आपकी कम होती है, 2 या फिर 2 से कम। मतलब सपोज आपकी एक साइड जो है वो सपोज 5 मीटर की है और दूसरी साइड है आपकी सपोज 6 मीटर की। तो जब आप 6/5 करोगे तो आपकी वैल्यू 2 से कम आएगी। ये चीज क्लियर? तो एक साइड 5 मीटर की है और एक साइड 6 मीटर की है, तो इस तरह की अगर आप देखते हो तो लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये चीज क्लियर? वन वे स्लैब में रेशो ज्यादा बड़ी हो जाती थी, 2 से ज्यादा हो जाती थी। सपोज एक 5 का है तो दूसरा आपका 11 मीटर का आएगा, 12 मीटर का आएगा, तो लॉन्गर स्पैन आपका बहुत बड़ा हो जाता था। तो उस कंडीशन में आपकी रेस्ट्रिक्ट हो जाती थी बेंडिंग लॉन्गर स्पैन की, कि बहुत ज्यादा वो बेंड कर जाएगा या डिफ्लेक्ट कर जाएगा, उससे पहले ही शॉर्टर स्पैन में फेल कर जाएगा हमारा जो स्लैब है। बट यहां पर क्या है, आपके स्लैब के अंदर जो रेशो है वो बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट बराबर सी ही है दोनों साइड्स आपकी।
तो शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन आप यहाँ पर क्या करोगे, मतलब कैटेगराइजेशन एक तरह से आप कह सकते हो कि सिर्फ नाम के ही लॉन्गर शॉर्टर स्पैन है वो आपके, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी लोड की या बेंडिंग की, डिफ्लेक्शन की, हर चीज की, वो ऑलमोस्ट सेम ही आपकी वैल्यूज जो है दोनों में आएंगी। नो डाउट जो बड़ा होगा उसके अंदर ज्यादा आएंगी, बट मैं ये आपको रिलेटिवली बता रहा हूं कि दोनों की जो रेशियो है वो बहुत कम है, मतलब आपकी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, टू वे स्लैब के अंदर हम दोनों साइड्स की ही कैलकुलेशन करके चलते हैं। जो छोटा स्पैन है, मतलब जो 6 मीटर वाला था उसको भी कंसिडर करूंगा, और जो 5 मीटर वाला है उसको भी कंसिडर करके चलूंगा। ठीक है, तो जो मेन डिफरेंस इसके अंदर आएगा वो क्या आएगा, मूवमेंट की कैलकुलेशन के अंदर। ये चीज क्लियर। अब इसके अंदर क्या होगा, दो तरह के ही हमारे मूवमेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। सपोज एल एक्स और एल वाई आपकी लेंथ हमने मतलब डिनोट करी है, एल एक्स और एल वाई, तो मैं एल एक्स लेंथ में भी हमारा कितना मूवमेंट आ रहा है वो भी कैलकुलेट करूंगा, और वाई डायरेक्शन में भी हमारा कितना मूवमेंट आ रहा है उसको भी मैं कैलकुलेट करूंगा। दोनों मूवमेंट्स को लेकर मैं सेव करूंगा। ये चीज क्लियर। और डिफ्लेक्शन भी मेरी क्या रहेगी, दोनों में ही आएगी आपकी डिफ्लेक्शन। ये चीज क्लियर। देखो बेंडिंग जो होगी आपकी स्लैब ऐसा नहीं है कि इधर ज्यादा बेंड कर गई और इधर कम कर गई, या इधर ज्यादा कर गई और इधर कम कर गई, ऐसा नहीं होगा। ये चीज क्लियर। बेंडिंग या डिफ्लेक्शन जो आती है आपकी स्लैब के अंदर वो सेम ही रहती है, बट वो कौन उसको रोक रहा है, मतलब हमने किसकी बेंडिंग को लेकर डिजाइन किया है, वो सब हम यहां पर चेक करेंगे अभी। तो बेंडिंग सेम ही आती है, बट हम क्या स्टडी करते हैं, नेचर स्टडी करते हैं कि इस स्पैन के अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा आ सकती थी और इस स्पैन के अंदर हो सकता है डिफ्लेक्शन थोड़ी कम आए। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो आएगी वो हम इसी की लेकर डिफाइन करेंगे कि इसकी डिफ्लेक्शन जो कम आनी थी, इससे ज्यादा अगर डिफ्लेक्शन आ गई तो ये फेल कर जाएगा, तो मैक्सिमम मैं इतनी ही अलाउ करूंगा। ठीक है, वो चीज सेम रहेंगी कि मैं अलाउ तो उतनी ही करूंगा जितनी मैक्सिमम जो हमारी वैल्यू किसी छोटे वाले की होंगी। बट जो मूवमेंट की कैलकुलेशन है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस तरह की सारी चीजें हम यहां पर दोनों स्पैन्स में कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि दोनों स्पैन की रेशियो बहुत कम है, इसीलिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के ऊपर ऑलमोस्ट सेम आएगा। कितना होगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ऑलमोस्ट सेम का मतलब अभी मैं बस एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए आपको कह रहा हूं कि दोनों में कुछ पोर्शन आपका डिवाइड हो जाएगा, लोड का भी मूवमेंट का भी। ये चीज क्लियर। जितना लोड आएगा हम मानेंगे बेसिकली कि हाँ इतना हिस्सा लोड का इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इतना हिस्सा लोड का इस स्पैन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी वजह से इस स्पैन के अंदर इतना मूवमेंट आ रहा है और इस स्पैन के अंदर इतना मूवमेंट आ रहा है। ये बेसिकली हो गई कि हमारा जो मोटा मोटा हमें एक आइडिया लेना था। और रही बात डिजाइनिंग की, तो डिजाइनिंग के अंदर सारा जो प्रोसीजर रहेगा वन वे और टू वे स्लैब का वो प्योरली सेम रहता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे वन वे स्लैब डिजाइन करते हैं वैसे ही टू वे स्लैब करेंगे, जो स्टेप्स हमने वहां पे फॉलो किए थे वही स्टेप्स यहां पर फॉलो करेंगे। तो डिजाइन के स्टेप्स जो हैं वो आपके सेम रहते हैं। इसके अलावा जो चेंज आता है वो किस में आएगा, मूवमेंट कैलकुलेशन में और लोड के डिस्ट्रीब्यूशन में। सिर्फ ये दो स्टेप ऐसे हैं जो हमारा यहाँ पे डिजाइनिंग पार्ट पे चेंज करके देते हैं हमें। तो मूवमेंट कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो भी आपका यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने, बहुत सारे आपके जो डिस्कवर करने वाले थे लोग, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे तरीके आप लोगों को दिए कि हाँ मैं इसके मूवमेंट को इस तरह से निकाल सकता हूं, अगर ये कंडीशन है तो इसके मूवमेंट को इस तरह से निकाल सकता हूं। ये चीज क्लियर। तो अलग अलग आपको तरीके दिए हुए हैं उन मूवमेंट्स को निकालने के दोनों स्पैन्स के अंदर। ठीक है, तो वो मूवमेंट कैलकुलेट करने का तरीका ही सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करेगा। तो यहां पर अभी जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ इसके मूवमेंट को कैलकुलेट करने की ही टेक्निक्स पढ़ेंगे। बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें पूरा डिजाइनिंग करेंगे और इनमें से किसी एक तरीके को, इनमें से किसी एक मेथड को लेकर मैं मूवमेंट को कैलकुलेट करूंगा इसके डिजाइनिंग के क्वेश्चन के अंदर। तो सारे के सारे जो डिजाइनिंग के आपके मेथड्स हैं मूवमेंट कैलकुलेशन के बेसिकली वो हम यहाँ पर समझेंगे। उससे पहले ये भी देखेंगे कि कितना हिस्सा जो है लोड का डिस्ट्रीब्यूट हम मानते हैं कि एक्स पोर्शन में इतना लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वाई पोर्शन में इतना जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। उसके बाद एक एक करके सारे जो हमारे मेथड्स हैं मूवमेंट कैलकुलेट करने के उनको धीरे धीरे करके देखते चलेंगे, एक एक करके। बीच में छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू उनको समझते भी चलेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट आता है टू वे स्लैब का, इसके अंदर समझते हैं कि टू वे स्लैब होती क्या है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, मस्ट बी सपोर्टेड ऑन ऑल द 4 साइड्स। सभी चारों साइड्स पर आपकी जो स्लैब है वो सपोर्टेड होनी चाहिए। ये आपकी मस्ट कंडीशन है, बिल्कुल होनी ही होनी चाहिए, मस्ट लिखा हुआ है यहां पर। सपोर्ट में भी कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और फिक्स। देखो जो चारों किनारे पे, जो चारों साइड्स पे आपकी सपोर्ट आपको मिली हुई है, मतलब आपके स्लैब को जो सपोर्ट्स मिली हुई है वो आपका किसी भी नेचर की हो सकती है। सपोर्ट जो है कैंटिलीवर हो, फिक्स्ड हो या फिर सिंपली सपोर्टेड हो, वो आपका डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन टू सिचुएशन, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सपोर्ट्स के बारे में बात हो गई यहां पर। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो क्या है? स्पैन रेशो। ये सबसे मैक्स, ये आप ये मान के चलो कि बहुत जरूरी कंडीशन है ये आपकी। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में तो मैंने बताया था कि बहुत पूछे जाते हैं इससे। तो जो स्पैन की रेशो है Ly/Lx, वो आपकी 2 या 2 से कम होनी चाहिए, तभी मैं उसको 2 वे स्लैब बोलूंगा और फिर 2 वे स्लैब की तरह ही डिजाइन करूंगा आगे। ठीक है, तो ये कंडीशन चेक करनी आपको बहुत अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मैंने क्या बताया, इसके अंदर हम क्या मान के चलते हैं? लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द डायरेक्शंस। दोनों डायरेक्शंस में, मतलब देखो अब आपकी बात, सपोज ये आपकी स्लैब है, ये स्लैब है, सपोज ऊपर से मैं लोड इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, लोड इसके ऊपर लगाता हूं, तो ये स्लैब कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही है। तो डिफ्लेक्ट जब होगी तो ये लोड जो होगा सभी डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका कुछ हिस्सा हर एक डायरेक्शन के अंदर, यही मैं सपोज यूडीएल लगा रहा हूं, तो इसका कुछ परसेंट हिस्सा हर एक डायरेक्शन के अंदर, या कोई भी लोड है तो कुछ हिस्सा इसका हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चीज क्लियर? सभी डायरेक्शन, जितनी आपके दिमाग में डायरेक्शंस आएंगी, सभी डायरेक्शंस में इसका कुछ हिस्सा बट जाएगा। ठीक है, बट अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या मानते हैं? सिर्फ 2 डायरेक्शंस को मानकर ही मैं स्टडी करता हूं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। मैंने 2 डायरेक्शन मान ली कि इधर और इधर, इन 2 डायरेक्शंस में मैंने इनको बटा हुआ मान लिया। अगर सभी मानूंगा तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, डिजाइनिंग हम कर नहीं पाएंगे आसानी से। तो अपनी सहूलियत के लिए क्या माना? 2 डायरेक्शंस। ठीक है, तो बोथ डायरेक्शन जो मैंने यहां पे बोला है वो कौन कौन सी हो गई आपकी? एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। इन 2 डायरेक्शंस में आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मैंने मान लिया। मूवमेंट इज ऑल्सो डेवलप्ड इन बोथ डायरेक्शंस। अब यहां पे मैंने क्या बोला था कि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो मूवमेंट भी दोनों डायरेक्शंस में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कि मैंने सपोज ये जो लोड था, मैंने ये लोड लगाया था यहां पर, तो ये जो लोड लगाया मैंने यहां पे, इस पर्टिकुलर स्पैन में जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो Wx मैंने यहां पे मान लिया सपोज, और Wy जो है वो इस पर्टिकुलर स्पैन के अंदर हमारा यहां पे काम कर रहा होगा। इसी लोड का कुछ हिस्सा बट गया होगा। सपोज मैंने कितना लगाया? 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया। ठीक है, 10 किलो न्यूटन का कुछ हिस्सा, सपोज मान लो कि 4 किलो न्यूटन मेरा इस वाले पर्टिकुलर स्पैन में काम कर रहा होगा इसको डिफ्लेक्ट करने में, और 6 किलो न्यूटन का जो हिस्सा है वो मेरा इस वाले पर्टिकुलर स्पैन के अंदर काम कर रहा होगा इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए। ये मैंने मान लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये अपनी सहूलियत के लिए मैंने माना है कि 6 इधर बट गया, 4 इधर बट गया। ठीक है, वो सिर्फ साधारण सिंपल कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए मैंने माना है, अदरवाइज हर डायरेक्शन के अंदर ये लोड बट रहा होगा। मैंने 2 डायरेक्शंस में मान के इसको समझ लिया कि हाँ, इस तरह से अगर मैं करता हूं तब भी मैं डिजाइन को कैरी कर सकता हूं, आगे बना सकता हूं हमारा स्ट्रक्चर, और हमारी जो कैलकुलेशंस है वो उस टाइम पर भी कुछ हद तक अप्रोक्सीमेट रियल रिजल्ट्स को देगी। ठीक है, तो सेव करके चल रहा हूं मैं यहां पर अब। तो ये हमारी कंडीशंस हैं कि 2 वे स्लैब्स को कैटेगराइज करने का तरीका क्या है। तो ये सारी आपकी कंडीशंस हैं जो आपकी स्लैब को 2 वे स्लैब में कन्वर्ट करेंगी, या मैं किस स्लैब को 2 वे स्लैब बोलूंगा वो ये हो गई। अब इसके बाद मैंने बताया आपको मूवमेंट कैलकुलेट करने के तरीके हैं यहाँ पर अलग अलग। ठीक है, बाकी सारे डिजाइन स्टेप्स वही हैं सारे के सारे, जो भी आपकी कंडीशंस हैं, जो भी हम वहां पर निकालते थे, डेड लोड निकाला, AST निकाला, जो आपका साइज ऑफ बीम निकालते हैं, सब कुछ सेम है। पूरे स्टेप्स जो है चेक जो आप लगाओगे वो भी आपके सेम आएंगे। ठीक है, बट यहां पर डिफरेंस इसमें आएगा मूवमेंट कितना आपकी स्पैन पर आ रहा है, आपके स्लैब पर आ रहा है, सिर्फ उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है, जो आपका मेथड है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो अलग अलग आपके साइंटिस्ट ने क्या दिया है, तरीका दिया है कि हाँ भी मेरे मेथड से आप निकाल लो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
हर एक साइंटिस्ट ने अपने तरीके से अपने एजम्पशंस के हिसाब से मेथड बता दिया। सबसे पहला कौन आया? रैंकाइन ग्रासॉफ थ्योरी। रैंकाइन ग्रासॉफ आप ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक थ्योरी प्रपोज करी। थ्योरी प्रपोज क्या करी इन्होंने? मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए थी। सिंपली सपोर्टेड स्लैब अगर आपकी है, आपकी टू वे स्लैब जो है वो सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, और उसके साथ साथ एजेस एंड कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट। एजेस और कॉर्नर्स जो हैं आपके वो फ्री हैं लिफ्ट करने के लिए। सपोज इस तरह से अगर मैं मानूं, ठीक है, ये आपका सपोज इसकी चौड़ाई कम है, बट आप इसको मान के चलो कि हम एक ही स्पैन में इसको भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं इसकी बात करता हूं यहां पर, तो एक किनारा सपोज ये है और एक किनारा ये है, और इस तरफ भी ये चौड़ाई हो सकती है इसकी कुछ इधर भी, वो चौड़ाई अभी निगलेक्ट करके चलो, हम इस स्पैन की बात कर रहे हैं सपोज। तो यहां पर एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया, ठीक है। इसने क्या बोला है दूसरी कंडीशन, एजेस एंड कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट। जो इसके एजेस हैं और कॉर्नर्स हैं, एजेस और कॉर्नर मतलब ये जो आपके साइड्स हैं ये कॉर्नर्स हो गए, ये कॉर्नर हो गया इसका, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है इसका किनारा, और जो ये साइड है ये एजेस भी हैं, ये जो आपके ये एज ये हो गया, और ये आपके ये एज हो गए ये इधर, और कॉर्नर्स आपके ये वाले हो गए यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, एक कॉर्नर ये हो गया और एक कॉर्नर ये हो गया। इस तरह से इधर भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये सभी चीजें आपकी क्या है? फ्री टू लिफ्ट हैं। मतलब मैंने यहाँ पे लोड लगाया और ये क्या हो गया? डिफ्लेक्ट अगर होते हैं तो ये यहाँ पर इस तरह से फ्री है लिफ्ट होने के लिए। ये सपोर्ट थी पहले, ये यहाँ पर थे सपोज, ठीक है, सपोज ये इस तरह से रखे हुए थे यहाँ पर, सपोज ये सपोर्ट थी आपकी, तो ये फ्री टू लिफ्ट है। मतलब यहां पर आपका ये जो पोर्शन आपको नजर आएगा, इसको रोकने के लिए इस तरह से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा कि जो कि इसको यहां पर बांध के रखे कि ये ऊपर, इससे ऊपर ना उठे, ऊपर ना उठे, ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है। यहां पर फ्री टू लिफ्ट है, ऊपर जाना चाह रहा है ये किनारा मेरा ऊपर जाना चाहेगा तो जा सकता है। मतलब इस तरह से कुछ, ये ऐसे था ये, और ये ऐसे उठ गया ये चीज। तो ये जो चीज आपको इस किनारे पे दिख रही है ये इस तरह से लिफ्ट होने के लिए फ्री है, कोई भी इसके ऊपर रुकावट नहीं है, कोई भी बंदिश नहीं है। तो ये आपकी एक कंडीशन है कि अगर स्लैब कुछ इस तरह की है आपकी तो ये मेथड यूज कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं इसी को? एजेस एंड कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट, या फिर इसी चीज को कहने का दूसरा तरीका क्या है? नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग। लिफ्ट होने से प्रिवेंट नहीं किया हुआ, रोका नहीं हुआ लिफ्ट होने से, मतलब ऊपर जाने से रोका नहीं हुआ। या फिर इसी को कहने का तरीका क्या है? अनरिस्ट्रेन्ड स्लैब। अनरिस्ट्रेन्ड स्लैब मतलब रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, ठीक है, बंधा हुआ। बट ये क्या है? अनरिस्ट्रेन्ड स्लैब है, फ्री है, आजाद पंछी है, कहीं भी उड़ सकता है, ठीक है। तो स्लैब आपको कहीं पर भी बंधी हुई नहीं नजर आएगी, रिस्ट्रेन्ड नहीं नजर आएगी, अनरिस्ट्रेन्ड है, हर जगह से जहां से वो उठना चाहती है वो उठ सकती है, कोई भी रुकावट नहीं है। अगर ऐसी स्लैब है आपकी, जैसे कि मैंने यहां पर अब दिखा भी दिया, ये सपोर्ट्स हैं आपकी, इनके ऊपर आपका यहां पर ये जो बीम या फिर स्लैब है जो है यहां पर रखी हुई थी, तो मैंने क्या किया? ऊपर से लोड लगाया तो ये क्या हो गई? यहां से ऊपर उठने लग गई। तो ऊपर उठ रही है तो इसको ऊपर उठने दिया जा रहा है, यहां पे रोकने के लिए कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी सपोर्ट काम नहीं कर रही। ये कंडीशन आपकी ये बेसिकली ये कंडीशन है, नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग, अनरिस्ट्रेन्ड स्लैब, या फिर आपकी एजेस एंड कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट, कुछ भी कह सकते हो इनमें से, वो कंडीशन कुछ ऐसी नजर आएगी। अब यहां पर अगर कुछ इस तरह की कंडीशन है तो ये चीज आप देख सकते हो कि ओनली पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट डेवलप्स। अगर इस तरह का आपका स्ट्रक्चर है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट आएगा। पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट का मतलब होता है सैगिंग। सैगिंग का मतलब आपकी स्लैब सिर्फ ऐसे ही डिफ्लेक्ट करेगी। मतलब इससे समझो, अगर रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है तो सिर्फ ये इस तरह से मुड़ेगा, ये चीज ऐसे मुड़ेगा, ये स्केल, ये जो स्केल है ऐसे मुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ इस डायरेक्शन में ये ऐसे ही मुड़ रहा है, सिर्फ इस डायरेक्शन में सैगिंग हो रही है इसकी, ठीक है। तो ये सैगिंग जो हो रही है सिर्फ इस तरह से आपको नजर आएगी, ये चीज क्लियर। लेकिन अगर वहीं मैं यहां पे रोक दूं इसको तो ये कैसे होगा? कुछ ऐसे हो सकता है, यहां पर रोकने वाला फोर्स लग जाएगा, ये देखो, तो यहां पे कर्वेचर बदल गया इसका,
इस तरह से। ये जो कर्वेचर इसका चेंज हो गया यहाँ पर, अब क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे इसको रोकने वाला फोर्स था। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सपोर्ट के ऊपर इस तरह से जब देखते हैं हम, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपका बेसिकली जो बेंडिंग मोमेंट है वो चेंज होता है यहाँ पर। मतलब सेंटर में तो आपको सैगिंग दिखती है और सपोर्ट के ऊपर होगिंग दिखती है, अगर यहाँ पर कोई रोकने वाला फोर्स होगा तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि यहाँ पर अगर होगिंग होएगी सपोर्ट के ऊपर, तो ऊपर की तरफ टेंशन आ जाएगी और नीचे की तरफ कंप्रेशन आ जाएगी। ये इस तरह से हमने देखा था। ये देखो, एक सपोर्ट देख लो आप, ये आपका इधर जो है, ये आपका इधर ये मिड स्पैन है आपका, और ये क्या है, सपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप इस तरह से देखोगे तो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल आपको कुछ ऐसे नजर आएगी। यहाँ पर आपकी होगिंग हो रही है और यहाँ पर सैगिंग। तो होगिंग के अंदर क्या होगा, ऊपर टेंशन आ जाएगी, नीचे कंप्रेशन आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर इसको रोकने के लिए, बांधने के लिए एक फोर्स लग जाता है और उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट चेंज हो जाता है, होगिंग बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। और वहां पर सपोर्ट के ऊपर क्या देते हैं हम, फिर AST नेगेटिव। ठीक है, AST नेगेटिव देते हैं हम कि ऊपर की तरफ हमें स्टील देना पड़ता है, सरिया ऊपर की तरफ भी देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ही डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि रुकावट है नहीं, रोकने वाला कोई है नहीं, तो ऊपर की तरफ ही ये कर्वेचर ऐसे ही रहेगा, इसका कर्वेचर चेंज नहीं होगा, शेप चेंज नहीं होगी, ऐसे ही ये शेप रहेगी इसकी। ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए। एक एक कंडीशन जो यहाँ पर लिखी है वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन रहती है आपकी स्लैब की, तब मैं क्या कर सकता हूं, रैंकाइन ग्रासहोफ थ्योरी अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, ये इनकी एजम्पशन मान लो आप, या इनकी आपकी थ्योरी जो है वो इस पे बेस्ड है, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो इन्होंने ये सब चीजें मानकर अपनी थ्योरी एक प्रपोज करी और फॉर्मूला बताया। यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बताया, यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, रैंकाइन्स फॉर्मूला, जिसको भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो किसके लिए दिया इन्होंने फॉर्मूला वो देखते हैं। यहां पर हमारा टोटल W लोड लग रहा था, सपोज सेंटर में ये हमारी क्या है, ये 2 वे स्लैब है, LY स्पैन ये है, सपोज LX ये है। ठीक है, 2 वे स्लैब मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी। अब ये जो लोड बीच में लग रहा है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, इसी को मैंने क्या किया, 2 हिस्सों में बांट दिया। इस वाले स्पैन पर, मतलब इधर वाले हिस्से पर भी कुछ काम कर रहा होगा लोड, और इधर वाले पर भी कुछ काम कर रहा होगा। तो इधर और इधर यहाँ पर 2 हिस्सों में आपका लोड बांट दिया। मतलब मैंने क्या माना, सपोज ये आपकी स्लैब है, ये मैंने लोड लगाया, इसी लोड का कुछ हिस्सा इस वाले स्पैन को इस तरह से डिफ्लेक्ट करने में लगेगा। मतलब ये मैंने लोड लगाया, तो यहां पर ये जो आपको स्पैन दिख रहा है, इसमें ये ऐसे डिफ्लेक्शन आ रही है, इसको डिफ्लेक्ट करने में कितना हिस्सा काम कर रहा होगा, इस वाले स्पैन में वो कर दिया। ऐसे ही स्पैन इधर होगा, इसको इधर ऐसे डिफ्लेक्ट करने में, ठीक है, ये इस वाले स्पैन में डिफ्लेक्ट करने के लिए कितना लोड यहां पर काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये इस तरह से बेंड होगी। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वो मैंने 2 अलग अलग लोड मान लिए। कैसे? इस पर्टिकुलर स्पैन में LY में तो मैंने WY मान लिया, और LX स्पैन के अंदर यहां पर मैंने क्या मान लिया, WX, कि इधर WX हिस्सा काम कर रहा होगा इस लोड का, और इधर मैंने मान लिया WY हिस्सा काम कर रहा होगा। तो मैंने यहां पर इसकी डायरेक्शन शो कर दी, या लोड का डिस्ट्रीब्यूशन शो कर दिया दोनों डायरेक्शंस में। अब दोनों डायरेक्शंस में मैंने बताया कि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब इसी लोड की वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगी। जितना लोड जिस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसी डायरेक्शन में उस लोड की वजह से डिफ्लेक्शन आएगी। यहां पर WX लोड था ये, तो WX की वजह से इतनी डिफ्लेक्शन आएगी, डेल्टा X। यहां पर WY था, ये WY लोड था, तो डेल्टा Y यहां पर डिफ्लेक्शन आएगी। ये चीज क्लियर सबको? ये जो मैंने डिफ्लेक्शन दिखाई है डेल्टा Y, देखो इसके अंदर रियल डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ ऐसा होगा, सपोज ये आपका छोटा स्पैन था डेल्टा X, ठीक है, तो रियल तो ये थोड़ा सा और इस तरह से नीचे जाना था। ये चीज क्लियर? रियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो थोड़ा और डिफ्लेक्ट हो सकता था, बट इसकी वजह से यहाँ पर रुक गया। ये मैंने बताया था, डिफ्लेक्शन तो क्या होगी, पूरी स्लैब की सेम ही रहेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि इधर कम होगी इधर ज्यादा होगी, या इधर कम है इधर ज्यादा है, या इधर ज्यादा होगी इधर कम होगी, ऐसा नहीं होता। डिफ्लेक्शन जो आएगी वो एक समान आएगी, बट वो किसकी वजह से आ रही है वो आपकी डिपेंड करती है। यहाँ पर डेल्टा X की वजह से आपकी सपोज मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है वो आ रही है। ये ज्यादा आ सकती थी बट आने नहीं दी, क्यों? क्योंकि इसने रोक ली। यहाँ पर ये मैक्सिमम इतना ही डिफ्लेक्ट हो सकता था। तो यहाँ पर ये जो कर्व है ये कुछ इस तरह से और जा सकता था नीचे की तरफ, ये पर्टिकुलर स्पैन, बट ये रोक लिया। तो रियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा,
बट रैंकाइन ने अपना काम आसान करने के लिए क्या किया, इसको भी इस तरह से एक कर्व की शेप में मान लिया। ठीक है, तो ये जो रेड में आपको नजर आ रहा है ये आपका क्या है, ये जो कर्व नजर आ रहा है ये क्या है, एज पर रैंकाइन। रैंकाइन ने इसको इस तरह से एज्यूम किया है। ठीक है, ये क्या है, रियल में कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। क्लियर, तो रैंकाइन ने माना है तो अब रैंकाइन वाला ही हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा। अब हमें ये पता है कि डेल्टा एक्स जो है वो डेल्टा वाई के बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि पूरी स्लैब में आपकी डिफ्लेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर, सेम डिफ्लेक्शन रहेगी तो डेल्टा एक्स जो है डेल्टा वाई के बराबर रहेगा। अब यहां से देखो हम एक रिजल्ट निकालने वाले हैं। रिजल्ट क्या निकालने वाले हैं कि लोड की जो वेरिएशन है, यहां पर लोड कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, और मूवमेंट आपका कितना कैलकुलेट किया जाएगा एक्स डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से और वाई डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से। ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में जितना लोड होगा उतनी ही लोड की वजह से मूवमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि लोड कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। टोटल जो लोड लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, W। तो W किससे मिलके बना है, WX प्लस WY। तो वो WX और WY मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। अब वो कितना कितना बांटा है वो यहां से मैं कैलकुलेट करके चलूंगा। अब देखो, एक यहां पे हमें ये स्टेप जो है वो पता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि स्लैब में आपकी डिफरेंशियल आपकी जो है सेटलमेंट या डिफरेंशियल वर्ड थोड़ा फैंसी हो गया, मुश्किल सा वर्ड है, समझ नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। तो दोनों में अलग अलग सेटलमेंट या दोनों में अलग अलग डिफ्लेक्शन नहीं आ सकती, पूरी स्लैब एक समान बेंड होगी नीचे की तरफ। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर यह चीज लिख दी है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब हमें सोम से पता है कि इस तरह की स्लैब के अंदर जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, 5/384 W इंटू में L की पावर 4 अपॉन E इंटू आई। ये फॉर्मूला रहता है डिफ्लेक्शन का, ये हमने सोम से सीखा है। ठीक है, सोम में हमने ये चीज पूरी की पूरी डिस्कस करी है कि ये इस तरह से इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। किस तरह से आता है वो हम वहां पर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हमने क्या किया वहां से, एंड रिजल्ट हमने वहां से यूज किया यहां पर। ठीक है, कि डिफ्लेक्शन जो आएगी ये, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं कि कितनी डिफ्लेक्शन आएगी। क्लियर, अब जो डिफ्लेक्शन आएगी मैंने क्या बताया, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दो तरह की डिफ्लेक्शन यहां पे नजर आ रही है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो आएंगी, डेल्टा एक्स एक्स लोड की वजह से, डब्ल्यू एक्स की वजह से, और डेल्टा वाई जो आएगा वो डब्ल्यू वाई लोड की वजह से आएगा। तो दोनों की अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो वहां पर मैंने यहाँ इनको मेंशन कर देंगे। क्या मेंशन करेंगे, डेल्टा एक्स के लिए क्या लिख दूंगा यहाँ पे, डब्ल्यू एक्स, और एल क्या रहेगी हमारी, एल एक्स। लेंथ भी यही रहेगी x, और लोड भी क्या रहेगा, यही x डायरेक्शन में जो WX लोड होगा। E और I जो है हमारी वो हमारे पूरे स्लैब की सेम रहेगी। ठीक है, E और I जो है हमारी एक तरह से फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोला जाता है इसको, वो हमारे कंक्रीट की या RCC की प्रॉपर्टी है, वो आपकी चेंज नहीं हो रही क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, मटेरियल आपका सेम है, इसलिए ये चीज कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी दोनों के लिए। ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा वाई हमने लिखा यहां पे 5/384। यहां पर क्या होगा, जो आपका वाई डायरेक्शन में लोड होगा मतलब डब्ल्यू वाई इंटू एल वाई का की पावर 4 अपॉन ई आई। तो ये चीजें सेम रहेंगी यहां पर। तो ई और आई जो है कैंसिल हो जाएगा, सेम है। 5/384 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये भी सेम है आपकी। तो बचा क्या यहां पर आपका, WX इंटू LX की पावर 4 इक्वल्स टू WY इंटू LY की पावर 4। तो जो हमारा यहां से क्रक्स निकल के आया है वो हमारा WX इंटू LX की पावर 4 इक्वल्स टू WY इंटू LY की पावर 4। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, WX को लिखता हूं WY की टर्म्स में। तो सपोज WX मैं यहां से निकालूं तो WX मेरा आ जाएगा WY इंटू LY अपॉन LX, इसकी भी पावर 4 और LX की भी पावर 4।
अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, सपोज इसको ऐसे लिख लो, Ly अपॉन Lx, इसको मैं एक रेशो की फॉर्म में लिख सकता हूं और उस रेशो को मैंने नाम दे दिया, सपोज यहां पर मैं नाम दे देता हूं R, Ly अपॉन Lx, इस रेशो को मैंने नाम दे दिया R। बार बार इतनी बड़ी टर्म अगर हम साथ लेके चलेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए कैरी करना, इसलिए मैंने क्या किया, आसान करने के लिए इसको एक छोटी टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको फर्दर लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, देयरफॉर Wx क्या हो जाएगा, Wy इंटू Ly अपॉन Lx, इसकी होल की पावर 4 बोल सकता हूं इसको, क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी दोनों में क्या है, पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, R की पावर 4। यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल चुका है कि Wx और Wy ये दोनों मैंने एक दूसरे की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिए, ये चीज क्लियर। अब बट इससे भी मेरी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व नहीं हुई, क्यों, क्योंकि मुझे Wx और Wy के बारे में ही नहीं पता कि Wx कितना है और Wy कितना है। मुझे क्या पता है, आने वाला जो आपका मैक्सिमम लोड है, टोटल लोड, वो मैं जानता हूं, ठीक है। टोटल लोड जो स्ट्रक्चर पे आ रहा था, स्लैब पे आ रहा था W, उसकी वैल्यू मैं पता कर सकता हूं कि उसकी वैल्यू इतनी है। उसकी टर्म्स में अगर मुझे ये चीजें पता चल जाएं, तब मेरे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा चीजों को समझना यहां पर कि टोटल लोड जो है वो इतना आ रहा था और उसका इतना हिस्सा एक्स डायरेक्शन में बट गया और इतना हिस्सा वाई डायरेक्शन में बट गया। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमें टोटल लोड की टर्म्स में चाहिए। तो टोटल लोड, नाउ टोटल लोड जो है वो क्या होगा, W है हमारा टोटल लोड, वो क्या होगा, Wx प्लस Wy, ये हमारा Wx और Wy से मिलके बना होगा। Wx को मैंने क्या लिख लिया, Wy की टर्म्स में, ठीक है, इसको यहां पे पुट कर सकते हैं, तो देयरफॉर W हमारा क्या आ जाएगा, Wy इंटू R की पावर 4 प्लस Wy, इस तरह से लिख सकता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां से क्या करूं, Wy कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचा, R की पावर 4 प्लस 1, और ये क्या आ गया, W। तो यहां से W मुझे क्या चाहिए था, Wy, तो Wy जो आएगा वो क्या आएगा, सपोज 1 अपॉन 1 प्लस R की पावर 4 इंटू में W। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका आ चुका है। यहां से कैसे लिखा है मैंने, ये मैंने क्या किया, 1 प्लस R की पावर 4 इधर ले गया, तो W अपॉन 1 प्लस R की पावर 4 यही लिखा है, इसको बस अलग से लिख दिया मैंने कि इतना हिस्सा टोटल W का Wy के रूप में काम करेगा, ठीक है, समझ आया। ये टोटल लोड जो लग रहा था यहां पर W लग रहा था, उसका इतना हिस्सा Y डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, Y स्पैन को Ly स्पैन को डिफ्लेक्ट करने में। पता चल गया हमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है हमें, ठीक है। यहां पर मुझे Wy की वैल्यू W की टर्म्स में मिल गई, टोटल लोड की टर्म्स में पता कर ली मैंने, तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया। Wy पता चल गया, Wx भी पता चल सकता है, क्यों, क्योंकि Wx को मैंने Wy की टर्म्स में लिखा था, तो Wx क्या हो जाएगा, देयरफॉर Wx क्या हो जाएगा, R की पावर 4 इंटू में Wy की वैल्यू क्या है, ये है, अपॉन 1 प्लस R की पावर 4 इंटू W। लिख सकता हूं ऐसे, W अपॉन 1 प्लस R की पावर 4 हो गया Wy, W अपॉन 1 प्लस R की पावर हो गया ये पूरा जो फॉर्मूला है, Wy इंटू में R की पावर 4 इंटू R की पावर 4। R क्या है, Ly अपॉन Lx की रेशो, इसी को मैंने R बोल दिया था ताकि इतनी बड़ी टर्म बार बार साथ में लेके चलनी ना पड़े हमें। यहां से हमें दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मिल जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं यार, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं आपकी Wx और Wy। हमें यहां पर W की टर्म्स में वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब लोड को तो मैंने यहां पे कैलकुलेट कर लिया कि लोड मेरा x डायरेक्शन में इतना डिस्ट्रीब्यूट हो गया और y डायरेक्शन में इतना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसकी वजह से आने वाला मूवमेंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो x डायरेक्शन में मूवमेंट कुछ हो रहेगा, y डायरेक्शन में मूवमेंट कुछ हो रहेगा, तो कितना आएगा वो यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर
मूवमेंट जो आएगा एम एक्स में, क्योंकि मेन तो हमें क्या करना था, मोमेंट को ही कैलकुलेट करना था ना, मेन काम तो हमारा वही था। तरीके हर एक मतलब साइंटिस्ट के हिसाब से, अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे, तो अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ था, मोमेंट पर। तो मोमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स इंटू एल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 8। सपोज अगर इस तरह की स्लैब है हमारी, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, तो उसके अंदर डब्ल्यू एक्स एल स्क्वायर अपॉन 8 होता है। तो एम एक्स निकाल रहे हैं तो डब्ल्यू भी आपका एक्स आएगा, एक्स डायरेक्शन में लोड कितना है, और स्पैन भी आपका एल डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में ही आएगा। तो डब्ल्यू एक्स इंटू एल एक्स स्क्वायर बाय 8। तो यहां से आपका मूवमेंट कितना आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में। डब्ल्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू की टर्म्स में लिख लेते हैं अब इसको हम, ठीक है, ताकि हमें आसान हो जाए समझना ये। क्योंकि हमें दिया तो क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर भी, या अगर नॉर्मली भी हमें कितना क्या चीज किसकी वैल्यू पता होगी कि टोटल लोड आपकी स्लैब पे इतना आ रहा है, वो मुझे पता होगा। बट टोटल इतना आ रहा है उसको एक्स में भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, तो वो मैं डायरेक्टली यहां पर टोटल की टर्म्स में लिख लेता हूं। डब्ल्यू एक्स क्या था, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू है हमारी आर की पावर 4 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4 इंटू में डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 8। ये आपका मोमेंट आ जाता है यहां से एक्स डायरेक्शन में। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एज इट इज वैल्यूज ऊपर से नीचे रखी है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो मूवमेंट अगर मैं एक्स डायरेक्शन में निकालूंगा तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर वही मुझे क्या चाहिए, सपोज वाई का भी मैं यहां पे लिखता, तो मूवमेंट जो है वाई में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वाई इंटू एल वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8, यही आएगा मूवमेंट। तो देयरफॉर मूवमेंट वाई डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, डब्ल्यू वाई की वैल्यू क्या थी हमारी, डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4। तो डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पर, अब मैं वो वैल्यू मैंने यहां लिख दी। तो अब ये क्या आ जाएगी, डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4 इंटू में एल वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8। तो ये हमारा यहां से एम वाई मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन आ गई। दोनों हमने यहां से कैलकुलेट कर लिए रैंकाइन जी की हेल्प से, ठीक है भाई। रैंकाइन जी बहुत मंझे हुए साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत बहुत वास्ट जो है कैलकुलेशंस, बहुत वास्ट जो है आपकी डिस्कवरीज जो करी हैं। सिर्फ यहाँ पर सीमित नहीं थे ये, सोइल में भी बहुत सारी जगह ये आपके आएंगे। तो आपका यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला जो है वो बना के दे दिया कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह की स्लैब की कंडीशन अगर है, इसके अंदर अगर मैं मोमेंट की कैलकुलेशन करना चाहूं तो कुछ इस तरह से कर सकता हूं, ठीक है। यहां पर हमने पूरा डिटेल में एक एक चीज को अच्छे से समझाया कि कैसे मूवमेंट तक पहुंचा जाएगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। लोड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोनों डायरेक्शंस के अंदर, क्लियर। उसके बाद उन्हीं पर्टिकुलर लोड की हेल्प से उसी डायरेक्शन में मूवमेंट की कैलकुलेशन करी जाएगी। तो ग्रासऑफ और रैंकाइन जी ने तो ये इस तरह का फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करके दे दिया। इसको अब हम क्या करते हैं कि एक न्यूमेरिकल की हेल्प से भी समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। कि अगर मुझे मूवमेंट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो मुझे किस तरह से यहाँ पर छोटे से क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है यहाँ पर एग्जामिनर। तो इतना पोर्शन जो है आप लोग अभी पढ़ो, देखो, स्क्रीनशॉट लो, जब तक मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। लिखिए इसको जल्दी से। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस तरह से, एक स्लैब दी हुई है,
अब इसके अंदर आपको स्पैन जो दिए हुए हैं LY इफेक्टिव दिया हुआ है 7 मीटर और LX इफेक्टिव दिया हुआ है 5 मीटर। इफेक्टिव दिए हुए हैं आपको, लाइव लोड दिया हुआ है आपको यहाँ पर 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लाइव लोड दिया हुआ है 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लोरिंग लोड जो है आपको वो दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर स्लैब थिकनेस दी हुई है 200 mm। स्लैब थिकनेस कितनी है 200 mm। क्लियर। इसके अलावा आप लोगों को और कोई वैल्यू नहीं दी हुई भाई, बोला हुआ है यूज LSM। LSM मेथड आपको यहां पर यूज करना है। तो वैल्यूज आपको यहां पे दी हुई है। ठीक है, और कोई आपको डेटा इसके अंदर मेंशन नहीं है यार। ठीक है, हाँ, और कोई भी डेटा यहां पर मेंशन नहीं है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड आउट कैलकुलेट द मूवमेंट्स, कैलकुलेट मोमेंट इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, मूवमेंट हमें निकालना है दोनों डायरेक्शंस के अंदर, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। तो इससे पहले अगर मूवमेंट हम निकालें तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक ही कर लो यार। सबसे पहले तो अभी देखो 2 वे में हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 वे का ही हो। ठीक है, तो ये मत समझना अगर नॉर्मली क्वेश्चन मिलता है तो पहले चेक करना पड़ेगा। अभी इस टॉपिक के अंदर कर रहे हैं तो 2 वे मिलेगी, आपको पता है ये चीज। ठीक है, बट अगर रैंडमली क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि स्लैब कैसी है। उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, LY अपॉन LX रेशो चेक करोगे कितनी आती है। तो LY आपकी कितनी है 7 मीटर डिवाइड बाय 5 मीटर, रेशो कितनी आएगी आपकी 7/5 कितना आएगा 1.4। 1.4 आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। ये क्या है आपकी R की वैल्यू भी आ गई। ये क्या है आपकी लेस देन 2 है, तो देयरफॉर इट इज 2 वे स्लैब। इट इज 2 वे स्लैब। ये हमें यहां से पता चल गया कि हाँ भाई ये इससे 2 से छोटी है तो इसका मतलब 2 वे स्लैब है। अब हम 2 वे स्लैब के हिसाब से फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, 2 वे स्लैब के हिसाब से अब सबसे पहले देखो, अब मुझे निकालना क्या है, मूवमेंट निकालना है। मूवमेंट के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, R की वैल्यू चाहिए होगी दोनों डायरेक्शंस में। R की वैल्यू चाहिए, W चाहिए, LX या LY की वैल्यू चाहिए। LX और LY हमें मेंशन्ड है, दिया हुआ है। LX हमें दिया हुआ है और LY दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर इफेक्टिव ही आएगा भाई, ये चीज आप देखना। मूवमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इफेक्टिव ही होता है। तो ये मैं मेंशन नहीं भी करूं अगर, तब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, LX इफेक्टिव ही होगा ये। इसके बाद R की वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूं यहां से, तो R भी मुझे पता चल गया, LX भी पता है मुझे। अब क्या नहीं पता, W टोटल लोड कितना आ रहा है वो नहीं पता मुझे, अभी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो अगर मिल जाता है तो मूवमेंट इजीली मैं यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं। तो लोड की कैलकुलेशंस यहां पर करते हैं। लोड आपको कौन कौन सा दिया हुआ है इसके अंदर, देखो एक तो आपको लाइव लोड दिया हुआ है, फ्लोरिंग लोड दिया हुआ है, ठीक है, और स्लैब की थिकनेस दी हुई है। मतलब देखो अब डेड लोड जो आएगा एक तो आपका स्लैब की वजह से आएगा, दूसरा फ्लोरिंग की वजह से, तो ये मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर तो हम क्या करते हैं विड्थ और जो लेंथ है वो 1-1 मीटर मानते हैं। तो अब देखो यार लोड की कैलकुलेशंस नाउ, लोड जो कैलकुलेट करेंगे उसमें स्लैब लोड कितना आएगा हमारा, इसको डेड लोड, टोटल डेड लोड इसलिए नहीं बोल रहा मैं, अगर अदरवाइज डेड लोड लिख के भी आप कर सकते हो क्योंकि डेड लोड ही होगा ये। फ्लोरिंग लोड आएगा वो भी आपका डेड लोड ही होगा। ठीक है, तो जो मर्जी नाम दे दो आप इसको, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैं इसको स्लैब लोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्लैब का वेट, सेल्फ वेट या स्लैब वेट आप यहाँ पे लिख सकते हो, स्लैब लोड।
क्या आएगा, इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है हमें 200 mm, तो 0.2 इंटू में 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू में इसका सेल्फ यूनिट वेट 25, ठीक है 25 मानता हूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 5 ही आएगा वैसे तो, 25 इंटू 0.2 ये आएगा हमारा यहाँ पे 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पे स्लैब लोड। डेड फ्लोरिंग लोड जो है हमारा वो कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 किलो न्यूटन। इसके अलावा लाइव लोड दिया हुआ है 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर टोटल लोड कितना हो जाएगा यहाँ से 5 + 2 + 8 कितना हो गया 10 + 5 15, 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ से टोटल लोड जो है वो आ गया। अब एक और गलती जो है वो जल्दबाजी में मैं आपको हर बार रिपीट करता हूँ यही चीज, यहीं पे एक और मिस्टेक हम कर देते हैं, इसको फैक्टर्ड नहीं करते, क्योंकि हमें LSM से बोला है तो इसको फैक्टर्ड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा LSM से, तो W की जगह WU आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को खुद ये चीजें जो है अंडरस्टूड होनी चाहिए कि अगर LSM से कर रहा हूं तो फैक्टर्ड आ जाएगी, अगर WSM से कर रहा हूं तो एक्चुअल आ जाएंगी, ठीक है। तो देयरफॉर WU क्या आ जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ W, कितना हो जाएगा इसका 22.5 आएगा अप्रोक्सीमेटली, बट कर लेते हैं 15 इंटू 1.5 22.5, ठीक है। यह आ गया हमारा 22.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमारा यहां से हमें टोटल लोड जो है वो मिल चुका है। तो mx अगर मैं निकालना चाहूं, देयरफॉर नाउ mx की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो क्या आएगा wx इंटू में lx स्क्वायर अपॉन 8। तो wx कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू लिखो, wx mx के केस में क्या आ जाएगा r की पावर 4, क्या हो जाएगा r की पावर 4 अपॉन 1 प्लस r की पावर 4 इंटू w इंटू lx स्क्वायर डिवाइड बाय 8, यही हो जाएगा। फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट भी किया है। तो यहां से हम मूवमेंट जब निकालेंगे तो कितना आएगा, r कितना निकाला था हमने यहां पर 1.4, तो हमारा आ जाएगा यहां से 1.4 की पावर 4 अपॉन 1 प्लस 1.4 की पावर 4 इंटू टोटल कितना है यहाँ पर WU आ जाएगा अब, ठीक है, क्योंकि LSM से कर रहे हैं तो ये भी हमारा MUX आ जाएगा। तो ये है WUX, ठीक है। तो अभी आ गया 22.5 इंटू में LX की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 8, कैलकुलेट करो कितना आता है। यह आएगा हमारा 1.4 इसकी पावर 4 इंटू में 22.5 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इंटू 1 प्लस 1.4 की पावर 4, यह आ रहा है 55.78, यह आ रहा है हमारा यहाँ पे 55.78 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है भाई। mx हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब बारी किसकी आती है my की, MUy भी हमारा कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं अब W अपॉन 1 प्लस r की पावर 4 इंटू LY स्क्वायर अपॉन 8, ये कितना है 22.5 W अपॉन 1 प्लस 1.4 की पावर 4 इंटू LY कितना था 7, तो 7 स्क्वायर अपॉन 8। यहां से हमारा MUy कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा 22.5 इंटू 49
अपॉन 8 इंटू 1 प्लस 1.4 की पावर 4, ये आ गया 28.46। ये आ गया हमारा यहाँ पे 28.46 किलो न्यूटन मीटर MUY। तो यहाँ से हमारा जो है ये MUY भी निकल जाता है और MUX भी निकल जाता है यहाँ से। तो दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी देख लिया। रैंकाइन के ऊपर बेस्ड जो आपका क्वेश्चन आएगा, रैंकाइन थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आपको मिल सकता है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे कैलकुलेट करवाने के लिए पूछ सकता है, SSC JEE के अंदर भी है। ठीक है, मेंस के अंदर आपसे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है भी, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। कैसे निकालना है वो हम देख चुके हैं। क्लियर? तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैसे कैसे इसको फर्दर दूसरे मेथड से समझ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।